जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे प्रत्याशित जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की। ये प्रत्याशित जमानत क्या है, किसको मिल सकती है और कौन इसे स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। सामान्यतया जमानत का जो सामान्य अवधारणा है वो ये है कि जमानत उसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाएगी जो या तो पुलिस हिरासत में हो या न्यायालय की हिरासत में हो। जो व्यक्ति कस्टडी में नहीं है उसकी जमानत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में इसका एक अपवाद है और उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी गैर जमानतीय अपराध में गिरफ्तार हो जाने की युक्त आशंका हो, वह माननीय सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी से पूर्व जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। प्रक्रिया क्या होगी? जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसमें सुनवाई के लिए 7 दिन का समय अभियोजक को दिया जाएगा और 7 दिन बाद उसकी अंतिम सुनवाई होगी। लेकिन तब तक के लिए एक अंतरिम आदेश किया जा सकता है कि तब तक उसे गिरफ्तार ना किया जाए या वह अंतरिम जमानत पर रहेगा। और जब अंतिम सुनवाई हो जाएगी उस जमानत की, उसके बाद उसे जमानत अगर स्वीकृत हो जाती है तो पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। प्रत्याशित जमानत के लिए कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं कि जो व्यक्ति प्रत्याशित जमानत पर छोड़ा गया है वो पूछताछ के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। वह उस मामले के गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, उन्हें धमकी नहीं देगा, कोई लालच नहीं देगा और न्यायालय की अनुमति के बिना वह विदेश नहीं जा सकेगा। इसके अलावा 437 में गैर जमानती अपराध में जमानत का जो प्रोविज़न है उसमें जो शर्तें लगाई जा सकती हैं वो भी इस मामले में शर्तें लगाई जा सकती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति को प्रत्याशित जमानत मिल गई है वो कब तक प्रभावी रहेगी। इसके बारे में पहले भ्रम था। लोग ये समझते थे कि प्रत्याशित जमानत आरोप पत्र जाने के बाद शायद निष्प्रभावी हो जाएगी, दोबारा जमानत करानी पड़ेगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक केस में ये कहा कि ये जमानत एक बार स्वीकृत होने के बाद उस मामले के न्यायालय में अंतिम निस्तारण तक ये जमानत प्रभावी रहेगी। और ये केस है सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य 2020। जर्नल का नाम है सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज 98 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि केस के अंतिम निस्तारण तक ये जमानत प्रभावी रहेगी। अब एक प्रश्न और लोग करते हैं वो ये है कि जो बाल अपचारी हैं, जेजे एक्ट जिन पर लागू होता है, क्या उन बाल अपचारियों को भी प्रत्याशित जमानत मिल सकेगी? तो इसके संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय का एक मामला आया। कुरैशी इरफान हसन भाई बनाम गुजरात राज्य, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 6978 2021। इसमें कहा गया कि प्रत्याशित जमानत जैसे बड़े लोगों को मिल सकती, बड़े लोगों से मतलब जो वयस्क हैं, वैसे ही अवयस्क बच्चों को भी जमानत मिल सकती है इस धारा के तहत। अब एक केस और आया हमारे सामने, वो टूल किट वाला मामला था। उसमें टूल किट के मामले में एक केस है शांतनु मुकुल बनाम महाराष्ट्र राज्य। उसमें
ये कहा गया कि ये प्रत्याशित जमानत आवश्यक नहीं है कि क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। ये उस न्यायालय द्वारा भी दी जा सकती है जिसको उस मामले का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे एक कोई मामला जिसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है, वो महाराष्ट्र का है, और वो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होनी है वो किसी दूसरे प्रदेश में रह रहा है और वहाँ उसकी गिरफ्तारी होने की उसे आशंका है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जहाँ उसकी गिरफ्तारी होनी है वहीं के न्यायालय में आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय उसे जमानत पर, प्रत्याशित जमानत पर छोड़ सकते हैं। उसे ये आवश्यक नहीं है कि उसे उसी न्यायालय में जाना पड़े जहाँ की उसे मामले का ट्रायल किया जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये रहा प्रत्याशित जमानत के बारे में जो अद्यावधिक जानकारी थी, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। मुझे लगता है कि ये जानकारी कानून के जानने वाले सभी व्यक्तियों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी लाभकारी रहेगी। इस उम्मीद के साथ अब फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।